गुड इवनिंग। चलिए, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस तो ऑप्टिक्स से कर लिया है, अब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लिए हैं। तो आज हम लोग जो है आगे की क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी डाउट होगी वो आप अपने क्लास टाइम पूछना और आगे की क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमें आज पढ़नी है। आपको सामने क्वेश्चंस रखा हुआ है। क्वेश्चंस क्या है? टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल इन टू डिफरेंट मटेरियल्स ए एंड बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए एंड म्यू बी ऑफ थिकनेस इज T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास दो मटेरियल है, एक मटेरियल ए हम मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, और एक मटेरियल हमने बी ले लिया है। ठीक है, इस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, इस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी है। ठीक, अच्छा, दोनों की थिकनेस सेम है। जितना मटेरियल ए की थिकनेस है, थिकनेस मतलब जितनी इसकी मोटाई है उतना ही मोटाई इसकी है। तो लाइट को अगर इसमें ट्रैवल करना हो या इसमें ट्रैवल करना हो, डिस्टेंस तो सेम लगेगा, बट टाइम दोनों का अलग अलग है। इसमें लाइट को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में T1 टाइम लग रहा है और लाइट को इससे यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में T2 टाइम लग रहा है। हाँ, दोनों की मोटाई सेम है लेकिन अलग अलग समय ले रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम टेकन बाई लाइट, यानी टाइम लिया गया है किसके द्वारा? लाइट के द्वारा। किस लिए? तो टू ट्रैवल करने के लिए, यानी चलने के लिए, लाइट को चलने के लिए जो टाइम लिया गया है, कहाँ पे? तो इन टू डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब दो अलग अलग मटेरियल्स में। कौन कौन मटेरियल्स? तो ए और बी, यानी ए और बी मटेरियल्स में लाइट को चलने के लिए जो टाइम लिया गया है, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए एंड म्यू बी, और ये जो मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए और म्यू बी है, ऑफ सेम थिकनेस, ये दोनों की मोटाई सेम है, इस T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये मटेरियल और ये मटेरियल, दो मटेरियल है और बी, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, तो इन दोनों की मोटाई भी सेम है। तो इन दोनों में लाइट को ट्रैवल होने में जो समय लगा है रेस्पेक्टिवली T1 एंड T2 लगा है। इसमें लाइट T1 समय में पार हो रहा है, इसमें T2 में। अच्छा, आगे, इफ़ T2 माइनस T1 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड, यानी T2 में से अगर T1, यानी दोनों समय को अगर हम घटा देते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 5 इंटू 10⁻10 सेकेंड, 5 इंटू 10⁻10 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, आगे ये हो गया। एंड द रेशियो ऑफ म्यू एंड म्यू बी 1:2, म्यू ए और म्यू बी का जो रेशियो है, यानी दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो है वो 1:2 है। ठीक है, देन द थिकनेस ऑफ मटेरियल इन मीटर, ठीक है, इज, यानी कि आपको थिकनेस बताना है मटेरियल का, मतलब वही ये डी की वैल्यू निकालनी है। थिकनेस मतलब इसकी जो चौड़ाई है कितनी, तो जितनी इसकी चौड़ाई होगी उतनी इसकी चौड़ाई होगी, क्योंकि दोनों की सेम चौड़ाई है। अच्छा, गिवन वी एंड वी बी आर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए एंड बी मटेरियल्स, मतलब इसमें लाइट जो है, इसमें फर्स्ट वाले मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी दिया गया है वो वी ए दे दिया गया है, और इसमें वेलोसिटी जो है वो भी दे दिया गया। ठीक है, ध्यान देना। तो आप समझ गए। आप फिर से हम आपको एक बार समझा दें, दो मटेरियल ए एंड बी, इसमें लाइट दोनों की थिकनेस सेम, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो 1:2, इसमें लाइट की वेलोसिटी भी ए, इसमें लाइट की वेलोसिटी भी बी, इसमें टाइम इसने T1 लिया है, इसमें टाइम T2 लिया है। तो आपको बताना है कि इसकी थिकनेस है कितनी, और इस जितनी इसकी थिकनेस है उतनी ही इसकी थिकनेस है, क्योंकि दोनों की थिकनेस सेम है। चलो, तो हम इस कॉन्सेप्ट पे बना देते हैं। ठीक, देखो सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग ले रहे हैं। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये टाइम। अच्छा, यू नो डैट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, समझ रहे हो? तो टाइम t, डिस्प्लेसमेंट d, दोनों की डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि लाइट यहाँ से यहाँ गया चाहे यहाँ, दोनों सेम थिकनेस है तो d मान लेते हैं, और वेलोसिटी हो गया v। ठीक, तो अगर t बराबर, यानी टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो अगर पहले मीडियम के लिए चले तो T1 लिखेंगे, d तो da रहेगा, लेकिन यहाँ va लिखाएगा पहले मटेरियल या मीडियम जो भी बोलो, और दूसरे के लिए चले तो T2 बराबर, थिकनेस तो सेम ही है तो लाइट को d ही डिस्टेंस चलना होगा, बट यहाँ पे vb लिखाएगा। तो T1 के जगह d/va लिखे और T2 के जगह d/vb लिखे, तो T2 के जगह लिखे d/vb और इसके जगह लिखे d/va,
इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, चलो ये समझे। अब और आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यही तो मेन ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये आप समझ गए, ये आप अपना साइड में रख लेना। कुछ और बातें यू नो डैट आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी नहीं, आपने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो किस मीडियम में? तो ए मीडियम में। तो यहाँ पे अगर ए मीडियम हमने लिखा है तो यहाँ पे म्यू ए लिख देंगे। अच्छा, तो अगर म्यू ए बराबर सी बाई भी ए, तो भी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहीं से आप अपना चेक कर लो कि भी ए यहाँ चल जाएगा, म्यू ए यहाँ, तो भी ए इक्वल टू सी अपॉन म्यू ए हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे जब भी ए इक्वल टू सी बाई म्यू ए, तो भी बी इक्वल टू सी बाई म्यू बी हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब हम डी को डी ही छोड़ देते हैं, ठीक, और भी बी के जगह लिख देते हैं सी अपॉन म्यू बी माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी ए के जगह भी ए सी अपॉन म्यू ए लिख देते हैं इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10। अच्छा, अगर बात करें तो म्यू बी ऊपर चला जाएगा। सबसे पहले तो डी कॉमन हो जाएगा, अच्छा डी बाई सी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डी बाई सी कॉमन, या तो फिर अब म्यू बी चला जाएगा, ऊपर जा रहेगा ना, म्यू बी ऊपर चला जाएगा। म्यू बी एक्चुअली में म्यू बी इंटू डी होता है, म्यू ए इंटू डी, तो डी और सी तो बटा सी तो कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा म्यू बी माइनस म्यू ए इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, अब सबका वैल्यू मुझे पता है, अब सेल सॉल्व करना है। अच्छा, एक चीज़ बता, म्यू ए और म्यू बी की रेशियो जो है वो 1:2 है। इसका मतलब अगर म्यू ए की वैल्यू हम x मान ले, ठीक है, तो डेफिनेटली म्यू बी की जो वैल्यू होगी वो 2x होगी, है ना, क्योंकि 1:2 रेशियो में है। तो अगर हम इसको x माने तो इसको 2x मानेंगे। ठीक है, क्योंकि 1:2 है। अच्छा, तो म्यू ए के जगह डी बाई सी, म्यू ए के जगह x मानेंगे और म्यू बी के जगह 2x इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10। अच्छा, अब सबकी वैल्यू अगर देखा जाए तो रिज़ल्ट आएगा डी बाई सी इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 10⁻, ठीक है, -10। क्लियर? अच्छा, अब सबकी वैल्यू मुझे पता है। ठीक, सबसे पहले तो आप इसको आगे बनाते हैं। देखो तो यहाँ पे अगर निकाला जाए वैल्यू d इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10, इस c को हम अगर नीचे डाल दें म्यू ए बाई सी, क्योंकि म्यू ए की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो c को नीचे डाल दिया। अगर नीचे होती है तो ऊपर चली जाती है, तो ऊपर है तो नीचे भी हो जाएगी। अभी तुमने यहाँ पे पढ़ा था, याद करो, म्यू ए इक्वल टू सी बाई भी ए तुमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर भी ए की वैल्यू निकालनी हो तो सी बाई म्यू ए हो जाएगा। और अगर म्यू ए को अगर हम ऊपर कर दें और सी को अगर हम नीचे कर दें, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे, तो भी ए जो है वो 1 बाई भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई म्यू ए बाई सी को हम लिख सकते हैं 1 बाई भी ए। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फाइनली। तो d बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻10 और ये भी ए चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इतना मीटर इसका आंसर हो गया, 5 इंटू 10⁻10 भी ए। और ऐसा कोई ऑप्शंस आपके पास होना चाहिए। आप क्वेश्चंस में देखो 5 इंटू 10⁻10 भी ए मीटर। ठीक है, तो आपकी ये ए नंबर आंसर हो गई। ठीक है, चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आप 1 मिनट आप लेना ऐसे, चलो आप पहले इतना का स्क्रीनशॉट लो। चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। याद रखना ये जो था वो रफ था। ठीक है, चलो अब आगे का ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो अब इसका आप ले सकते हो।
देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो आपके पास क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडिया ए एंड बी 2.0 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 1.5 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी दो मीडियम है आपके पास। ठीक है, चलो अब बनाते हैं। मान लो एक मीडियम ए है, ये तुम्हारी मीडियम है, ठीक है ए, यहाँ पे तुम्हारे पास मीडियम है 2, दो मीडियम है ए और बी। इस मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वी ए कर देते हैं, वो है 2.0 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इस मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है वो 1.5 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट की वेलोसिटी इसमें ज़्यादा, इसमें कम है। यहाँ 2 है, यहाँ 1.5 है। इसका मतलब अगर इसमें लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये रेयर मीडियम हुआ, ठीक है, और ये डेंसर, क्योंकि डेंसर में ही लाइट की स्पीड कम होगी, तो ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। अ रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम बी टू ए, मतलब लाइट जो है वो बी से ए में आ रहा है, ठीक है, बी से ए में आ रहा है एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल से आ रहा है। ठीक, जैसे कि अब यहाँ पे समझा देते हैं। ये मान लो है मीडियम इधर बी, ठीक है, इधर मीडियम है ए। इसमें लाइट की वेलोसिटी है 1.5 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ लाइट की जो वेलोसिटी है वो है 2.0 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। अब इसमें हम बना देते हैं एक नॉर्मल रेड कलर से, ठीक है। अच्छा, अब लाइट जो है वो मीडियम बी से ए में जा रही है, ठीक, बी से ए में जा रही है। अच्छा, बी से ए में जो जा रही है वो एंगल थीटा से जा रही है। अच्छा, बी मैंने बता दिया ये डेंसर है, ए रेयर, यानी डेंसर से रेयर जा रही है। अच्छा, आगे इफ़ द रे सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब रे जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो रहा है, रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में ना जाके रे ऑफ लाइट अपने ही मीडियम में वापस आ रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि थीटा क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी। मतलब ये चार ऑप्शंस आपको देना है कि अगर दो मीडियम है जिसमें एक में लाइट की वेलोसिटी इतनी है, एक में इतनी है, ये डेंसर हुई, ये रेयर हुई। लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है, तो डेंसर से रेयर जा रहा है तो क्रिटिकल, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो आपको ये चार ऑप्शंस में से ढूंढना है कि थीटा की वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स इतना होगी, कि थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स इससे ग्रेटर होगी, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/4 से कम होगी, या थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/4 से ज़्यादा होगी। तो इसमें से हमको ऑप्शंस ढूंढना है। सीधा बात है, साइन इनवर्स है, मुझे क्रिटिकल एंगल पे बात करना है। चलो तो क्रिटिकल एंगल पे बात करते हैं। सबसे पहले याद करो हम लोग जब क्रिटिकल एंगल बनाते थे, ठीक है, साइन, चलो यहाँ लिखते हैं, यहाँ से स्टार्टअप करते हैं। साइन क्रिटिकल एंगल आई सी इक्वल टू फॉर्मूला था μ1/μ2। सबसे पहले तो ये इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μb, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ है, क्योंकि मीडियम b टू a है, लाइट इससे इसमें जा रही है, तो μa चला जाएगा ऊपर और μb चलाएगा नीचे, ठीक है। अच्छा, लेकिन म्यूए म्यूबी तो दिया नहीं है, लेकिन भीए भी दिया है। तो हमने आपको जितना भी अभी तक आपने क्वेश्चंस पढ़ा है उसमें ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि म्यूए और म्यूबी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यूए, इसको अगर हम वेलोसिटी में बदले तो वेलोसिटी जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो म्यूए बाई वी बी है, म्यूए बाई म्यूबी है, तो यहाँ हो जाएगा वी बी बाई वी ए। वेलोसिटी में जब चेंज होगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे मीडियम जाएगा, वेलोसिटी बदल गया, पढ़ा है आपने ये पहले से, ठीक। अब देखिए, तो आई सी इक्वल टू, ठीक है, साइन इनवर्स, क्रिटिकल एंगल वाली थ्योरी पे हम लोग बात कर रहे हैं, वी बी बाई वी ए, ठीक है। अच्छा, तो साइन इनवर्स, ये जो आई सी की वैल्यू है जिसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, वी बी बाई वी ए, तो वी बी की वैल्यू है 1.5 1.5 इंटू 10 और वी ए की वैल्यू है 2.0 इंटू 10, ठीक है, 2.0, सॉरी ये थोड़ा घसक गया है, चलिए। अच्छा, अब कहाँ गया, तो अब देखिए ये वी ए की वैल्यू डालना है 2.0 इंटू 10, ठीक है। ये से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स
1.5 और डेसिमल से डेसिमल्स कट जाएगा ना, ठीक है। तो डेसिमल से डेसिमल्स अगर कटेगी तो रिज़ल्ट कितना बचेगा, 15/20, ठीक। अगर इसको और काटा जाए तो ये हो सकता है IC इक्वल टू साइन इन्वर्स 5 से 3 बार में और ये 4 बार में, यानी 3/4, ठीक। तो ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो हुई वो साइन इन्वर्स 3/4 हो गई। अच्छा, आपने जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की थ्योरी पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो कंडीशन हो सकती है, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। पहला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, और दूसरा ये भी आपने पढ़ा था कि लाइट डेंसर से रेयर में ट्रैवल करनी चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे लाइट डेंसर से रेयर ट्रैवल कर रही है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अभी आपने पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है, थीटा, आई ना मान के यहाँ थीटा माना हुआ है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, मतलब थीटा बड़ा होना चाहिए IC से। अच्छा, तो थीटा बड़ा होना चाहिए IC से, और IC की वैल्यू आपने ये लाया है क्या, साइन इन्वर्स 3/4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया कि थीटा की वैल्यू साइन इन्वर्स 3/4 से बड़ा होना चाहिए, और ऐसा कोई ऑप्शन था आपके पास, तो थीटा की वैल्यू साइन इन्वर्स 3/4 से बड़ा होना चाहिए, यानी डी आंसर, ठीक है। चलो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आप इसका ले लो, फिर आप इसका ले लो, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें। तो क्वेश्चंस क्या है, कंसीडर अ लाइट रे ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2n। जैसे क्या क्वेश्चंस कर रहा है कि कंसीडर अ लाइट रे ट्रैवल इन एयर, मतलब जो लाइट रे है वो एयर में ट्रैवल कर रहा है और उसके बाद इंसिडेंट हो जा रहा है एक मीडियम में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2n है। तो सपोज मान लो हम एक मीडियम बना लेते हैं, ठीक है, ये एक मीडियम है। इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो √2n है, और लाइट एयर में ट्रैवल कर रहा था, एयर में इधर, ठीक है, और एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। अच्छा, इसमें एक नॉर्मल बना लेते हैं। लाइट जो है वो इस एयर से ट्रैवल करके इस मीडियम में गया, तो डेफिनेटली ये सीधे ना जाके ये इधर जाएगा, ठीक। तो यहाँ की जो एंगल हुई वो I हुई, और यहाँ की जो एंगल हुई कि वो R हुई, ठीक है। अब आगे, द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट द रिफ्रैक्टिव एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो R है, ये तो आपको पता है। इसमें जो लाइन है द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस, यानी इंसिडेंट एंगल यानी जो I है वो दोगुना है किससे, रिफ्रैक्टिव एंगल के, रिफ्रैक्टिव एंगल का दुगुना है, ठीक है। चलो दुगुना देखते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो दुगना है किसका, रिफ्रैक्टिंग एंगल का, ठीक है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस I जो है वो R का दुगना है, ठीक। तो I बराबर अगर 2R तो R बराबर क्या होगा, ठीक है, I/2, ठीक। तो आपको बताना क्या है कि देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, मतलब I का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन फिर से समझो, लाइट एयर में ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, लाइट एयर में है, एयर में जाने के बाद इस मीडियम में गया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, ठीक। उसमें कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इसका दुगना है, यानी I जो है वो R का दुगना है, तो R की वैल्यू I/2। तो आपको बताना है कि I की वैल्यू कितनी है, कितना एंगल से ये लाइट इंसिडेंट हुआ। ऑप्शन यहाँ पे है, इस यहाँ पे ज़्यादा नहीं, स्नेल्स लॉ यूज कर दो, ठीक है। देखो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या है, sin I/sin R। लाइट जिस मीडियम में जाएगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले लिखेंगे। तो लाइट एयर से इस मीडियम में आई थी, तो उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव मैंने म्यू माना था, और एयर से गया तो एयर के लिए तो 1, ठीक है। अच्छा, तो sin I को हम I ही लिख देते हैं, ठीक है, और R को हम I/2 लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब आगे, इक्वल टू μ/1, म्यू की वैल्यू जो है वो √2n है, ठीक है। अगर अब इसको सॉल्व किया जाए तो ध्यान देना, इस वाले को अगर सॉल्व किया जाए तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो, sin 2x बराबर 2 sin x × cos x।
तो अगर सिर्फ साइन एक्स हो तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और उसी तरह से अगर सिर्फ साइन आई हो तो 2 साइन आई बाई 2 इंटू कॉस आई बाई 2 ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हम इस साइन आई का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 2 इंटू साइन आई बाई 2 इंटू कॉस आई बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन आई बाई 2 इक्वल टू √2n। साइन आई बाई 2 से साइन आई बाई 2 कैंसिल, बचा कितना, कॉस आई बाई 2। ठीक, और इस 2 को उधर ले जाते हैं तो 2 उधर जाएगा डिवाइड में। ठीक है, आगे 2 तो चला गया उस डिवाइड में। 1 मिनट, अब एक बात बता, 2 जब उधर डिवाइड में गया तो ये से ये कटेगा। अच्छा ये रूट तो पूरा है, इस पे √2n पूरा है। ठीक, तो ये पूरा ध्यान रखना, ये पूरा है। ठीक है, अच्छा मतलब ये पूरा है, फिर यहाँ पे भी ये पूरा है। ठीक है, अब देखो, हाँ तो ये √2 से 2 √2 बार में गया तो n तो बच ही गया, तो रिज़ल्ट आया कॉस आई बाई 2। ठीक है, इक्वल टू √n बाई √2 ये बचा। ठीक, √n बाई, अब देखो अगर इस चीज़ को आगे निकाला जाए तो आई बाई 2 इक्वल टू कॉस इन्वर्स √n बाई √2। ठीक है, दिख रहा है आपको? अच्छा 1 मिनट, थोड़ा इसको हम आगे घसका लें। अब देखो, तो आई की जो वैल्यू होगी वो 2 इधर चली जाएगी, तो 2 इंटू कॉस इन्वर्स, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं √n बाई 2, और इस तरह से ये आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो एक बार फिर से इसको देखें। मीडियम लाइट एयर से इस मीडियम में जा रहा है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2n है, और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको 1 पता ही है। ठीक है, स्नेल्स लॉ यूज करना है क्योंकि मुझे आई निकालना है, क्योंकि कह रहा है कि जो आई है वो आर का दुगना है, आई जो है वो आर का दुगना है। ठीक है, तो आर इक्वल टू आई बाई 2, स्नेल्स लॉ लगाए तो हम सबको आई में बदलेंगे क्योंकि आई ही मुझे निकालना है, तो साइन आई को आई छोड़ ही दिए और आर को आई बाई 2 लिख दिए इक्वल टू √2n। अच्छा, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके साइन आई को 2 साइन आई बाई 2 इंटू कॉस आई बाई 2 अपॉन साइन आई बाई 2 √2n कर दिए, ये से कैंसिल हुआ, यहाँ से फिर ये रिजल्ट आया, और इसको सॉल्व करके और हम लोग आई का वैल्यू निकाल लिए तो रिजल्ट आया 2 इंटू कॉस इन्वर्स √n बाई 2। अब ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, ये ठीक है, देख लो √n बाई 2। चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसका ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो यह तो काफ़ी आसान है, 27 नंबर क्वेश्चंस। इफ़ वेव गेट्स रिफ्रैक्टेड इनटू अ डेंसर मीडियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक वेव है, मतलब एक वेव मतलब तरंग जो है वो रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इनटू अ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो रेयर से डेंसर जा रहा है, और क्या। तो इसमें से कौन सा सही है, तो कह रहा है कि वेवलेंथ स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। गलत बात। देखो जब भी हमने आपको बताया था कि जब भी मीडियम चेंज होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, रेयर से डेंसर में जाए, तो सब चीज़ बदलेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कि फ्रीक्वेंसी भी बदलेगा, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा, वेवलेंथ इंक्रीजेज स्पीड डिक्रीजेज एंड फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि वेवलेंथ बढ़ जाएगा, स्पीड घट जाएगा और फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। तो ये बात तो सही है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा, लेकिन ये बात गलत है कि वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब रेयर से डेंसर जा रहा है, डेंसर यानी हाईली डेंसिटी वाले मीडियम में जा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी वेवलेंथ स्पीड सब घट जाएगी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह जाएगा, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अच्छा, वेवलेंथ एंड स्पीड डिक्रीजेज, ये तो ऐसी गलत हो गया कि हाँ सही, वेवलेंथ एंड स्पीड डिक्रीजेज, वेवलेंथ और स्पीड दोनों जो है वो डिक्रीज करेगा, बट फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। हाँ ये सही होगा कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया और वेवलेंथ और स्पीड जो है वो घट गया, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहा था। डी भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि वेवलेंथ स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है, तो इंक्रीज तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जी है, वेवलेंथ एंड स्पीड डिक्रीजेज बट फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है,
देखिए लास्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन है अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट अ बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग वाटर टू द डेप्थ ऑफ √7 मीटर। मान लो एक कोई भी कंटेनर है, ठीक है, एक बड़ा सा हम कंटेनर मान लिए। इस कंटेनर में स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट अ बॉटम ऑफ अ टैंक, मतलब इस कंटेनर या टैंक में नीचे में एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक। और इस बल्ब की जो डेप्थ है, ये मतलब गहराई, इस जितनी गहराई पे ये बल्ब लगा हुआ है वो √7 मीटर है, ठीक है। आगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3, मतलब ये जो इसमें पानी भरा हुआ है और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 4/3। द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट इज x/m²। कहने का मतलब ये है कि अब मान लो ये लाइट यहाँ से निकला, ठीक है, सपोज, ठीक है। तो लाइट यहाँ भी निकलेगा, लाइट यहाँ भी निकलेगा, लाइट यहाँ भी निकलेगा, तो मतलब लाइट बाहर निकलना है, ठीक है, बाहर निकलने की थ्योरी। तो लाइट कहाँ तक बाहर निकलेगा? अच्छा एक पता याद है, एक सिचुएशंस के बाद लाइट बैक भी हो जाती थी, ठीक है, और वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से तो लाइट वापस आ रही है, तो हमको उसी एरिया तक जाना है जहाँ से लाइट जो है वो अपने मीडियम में वापस ना आए, तभी तो वो लाइट बाहर जाएगी, ठीक है। इमर्ज आउट कह रहा है, मतलब बल्ब कैन इमर्ज आउट, तो लाइट बाहर जानी चाहिए, अगर अंदर आ जाएगा तो फिर वो इमर्ज बाहर क्यों नहीं हो रहा है। तो ये कब होगा? जब लाइट बाहर कब जाएगा? तो याद करो ये तभी हो सकता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बड़ा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो कहानी ख़त्म, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के बराबर रख सकते हैं, तो लाइट जो है वो इधर चल जाएगा। याद है, सीधे ना जाके इधर चल जाता था, 90 डिग्री बना देता था, तो यहाँ तक हम रख सकते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल को हम लोग बराबर तक रख सकते हैं, तब जो लाइट है वो बाहर आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमको ये लाइट वहाँ तक ले जाना है जहाँ से, ये नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है, लाइट सिर्फ क्रिटिकल एंगल दे सके, ठीक है। अच्छा अब बताओ कि ये वाला जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल होगा IC, क्योंकि यहाँ पे बना है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा अगर ये IC है तो अल्टरनेट एंगल ये वाला भी एंगल IC होगा, समझ रहे हो, ये दोनों पैरेलल लाइन, तो ये वाली IC तो ये वाली भी IC हो गई, ठीक है, समझ गए, ये हो गया। तो लाइट मान लो कि इधर की ओर निकल रहा है, इतना दूर इधर भी निकलेगा, फिलहाल हम लोग इतना पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आगे, अब हमको इसका रेडियस मुझे पता करना होगा, ठीक है। ऐसे तो निकलने के लिए इधर भी उतना ही शेप से निकलेगा, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टोटल है वो आपको एक ऐसे गोल दे देगा, मतलब इस एरिया तक लाइट ऐसे बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन इसकी सॉल्यूशंस के लिए, मतलब ये जो एरिया दिया भी हुआ है क्वेश्चंस में, आप देखो इसकी एरिया x/मीटर² है, x/मीटर², मतलब जितनी एरिया तक लाइट निकल रही है वो x/मीटर² है। तो इसमें इस x की वैल्यू मुझे निकालनी है कि x कितना है, एरिया दिया हुआ है x/मीटर²। तो ये एरिया, यही एरिया दिया हुआ है x/मीटर², तो ये एक सर्कल है, वृत्त, लेकिन तो सर्कल की एरिया दी हुई है क्वेश्चंस, हम अपने से निकालते हैं एरिया, उसके बाद उस अपने वाली एरिया को इस एरिया के बराबर कर देंगे, अपने खुद से x की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन एरिया ये सर्कल है, तो एरिया निकालने के लिए मुझे चाहिए ये रेडियस, ठीक है। तो रेडियस निकाले कैसे, अब चलो उस पर बात करते हैं, ठीक। चलो तो अब हम इसके सॉल्यूशंस के लिए हम वही स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, साइन, ठीक है, क्रिटिकल एंगल याद है, साइन IC इक्वल टू, स्नेल्स लॉ के थ्योरी ही तो बनाए थे, ठीक है। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक मिनट, इस मीडियम से उस मीडियम में, ठीक है। तो उधर की मीडियम मतलब एयर, तो 1, और ये वाली जो है जिसमें जा रही है म्यू, नीचे लिखाएगा, यही तो होता था फॉर्मूला। तो साइन IC इक्वल टू 1/4/3, ठीक है। तो साइन IC की जो वैल्यू है वो 3/4 हो जाएगी, ठीक। मुझे निकालना है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मुझे ये चाहिए, तो ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या है ये, परपेंडिकुलर। चलो अब आगे देखो,
तो अगर हम इसमें tan का यूज कर लें, ठीक है, क्योंकि कारण क्या है कि मुझे ये निकालना है और ये वाली वैल्यू मुझे पता है √7 और ये निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस वाले ट्रायंगल में और ये हो गया बेस, तो क्यों ना tan पे बात कर ले, ठीक है। तो अगर हम tan पे बात करें, tan IC, क्योंकि इसमें एंगल IC है, तो tan IC इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये वाली R, परपेंडिकुलर R और बेस √7। तो R की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो R की वैल्यू तब आएगी जब मेरे पास IC का वैल्यू होगा। चलो निकाल लेते हैं ना यहाँ पे। tan IC 3/4 यानी P/h, ठीक। अब मुझे चाहिए B, तो B की वैल्यू 4k² - 3k², ठीक है, यानी 16, ठीक है, -9, कितना आएगा वैल्यू आप देख सकते हो, ठीक है। तो √7 साथ ही आएगा ना √7, ठीक है। अच्छा, तो tan IC होता है P/h, P है 3 और h कितना, अच्छा tan IC मतलब P/b ना, सॉरी P/b, तो P तो तुमने 3 निकाला है और B निकाला √7, तो 3/√7 यानी कि R/√7, √7 से √7 गया तो R की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, 3 मीटर, यानी तुमको ये रेडियस निकल गया। तो अब इसका अगर एरिया निकालना हो, ठीक, एरिया तो होगा फॉर्मूला πr², ठीक। तो पाई को पाई ही छोड़ देते हैं और r की वैल्यू 3 और क्वेश्चंस में एरिया दिया हुआ था x पाई मीटर², x पाई मीटर² तो लिखना ज़रूरी नहीं है, पाई से पाई गया, तो x की वैल्यू जो है वो 3 यानी 9, ठीक है। तो x की वैल्यू जो हुई वो 9 हुई, ठीक। तो फाइनली एरिया को हम लिख सकते हैं, एरिया तुम्हारा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या था, x पाई मीटर², यानी कि x के जगह 9 लिख सकते हैं, 9 पाई मीटर², यही तुम्हारी एरिया, यानी 9 पाई एरिया तक लाइट जो है वो बाहर की ओर निकलेगा। फिलहाल x की मुझे वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू 9 हो गई, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक। चलो अब इसका लो, अब इसका, अब इसका, ठीक है। तो फिलहाल आज आप 5 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, बाकी क्वेश्चंस हम लोग जल्दी ही लेके नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।